हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और नई अपडेट्स को लेकर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ईएसवी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा लेने वाला है और इसका नोटिफिकेशन भी आपको बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें क्या रूल्स रहने वाले हैं, क्या पिछली तरह की ही सभी नियमों को लेकर नोटिफिकेशन निकाला जाएगा या कुछ नया बदलाव किया जाएगा, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपको 2020 में जो पात्रता परीक्षा ली गई थी उसका नोटिफिकेशन है और उसके आधार पर ही हम जानेंगे कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन हो सकता है और क्या योग्यताएं उसमें मांगी गई थी। तो जो भी नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी डीएड और बीएड किया हुआ है और एक भी बार पात्रता परीक्षा नहीं दी है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो बने रहें वीडियो में। देखिए क्या है कि पहले जो एग्ज़ाम्स होता था वर्ग 3 का, तो उसके रिज़ल्ट के बाद काउंसलिंग की जाती थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने 2 परीक्षा लेने के लिए कह दिया है कि पहली हम पात्रता परीक्षा लेंगे और दूसरी हम भर्ती परीक्षा लेंगे। तो पहले आपको पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद जब भर्ती परीक्षा निकलेगी तब आप उसमें भर्ती परीक्षा में आप पार्टिसिपेट करेंगे। फिर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और फिर आपकी काउंसलिंग की जाएगी दोस्तों। तो चलिए देखिए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसमें जो प्रारंभिक डेट रहती है वो यहाँ दी रहती है, या स्टार्टिंग में डेट दी जाती है, और फिर जो संशोधन की डेट रहती है वो रहती है, और इसका एग्ज़ाम्स डेट दिया रहता है। फ़ीस की हम बात कर लेते हैं तो फ़ीस यहाँ पर जो अनारक्षित कैंडिडेट होते हैं उनको 500 रुपये होता है, और फिर उसके बाद जो आरक्षित कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 250 रुपये फ़ीस होती है दोस्तों। तो हम किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हाँ, अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं, क्योंकि आगे जो नोटिफिकेशन निकलेगा वो इसी के बेस पर निकलने वाला है। वो कुछ नहीं करते हैं, डेटों को चेंज कर देते हैं, योग्यता लगभग वही रहती है और जो उनके सेंटर रहते हैं वो भी वही रहते हैं दोस्तों। तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं और जो पिछले बार पात्रता परीक्षा पास नहीं हो पाए थे। क्योंकि आप सभी को पता है बहुत ही हार्ड और बहुत ही टफ पेपर आया था। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल 12th क्लास करने के बाद डीएड कर लेते हैं और फिर चाहते हैं कि हम वर्ग 3 में हमारी वर्ग 3 में हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो वो आगे की पढ़ाई नहीं करते हैं, केवल इसी में लगे रहते हैं। तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जानने के लिए। देखिए यहाँ पर जो समय दिया रहता है वो 7 से 8 रिपोर्टिंग टाइम रहता है और 10 मिनट का फिर समय दिया जाता है आपको, और फिर उसके बाद 9 से लेकर 11:30 बजे, मतलब 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम्स होता है और लगभग 150 नंबर का ये एग्ज़ाम्स होता है दोस्तों। इसमें सभी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो 12th हो, बीए हो, बीएससी हो, एमएससी वाले हों, एमकॉम वाले हों, क्योंकि सभी के लिए ये योग्यता इसमें जो दी रहती है बहुत ही कम होती है। 12th पास लगभग मांगते हैं या फिर ग्रेजुएशन इसमें मांगा जाता है। तो देखिए हम शैक्षणिक की योग्यता की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है सबसे पहले कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। प्रारंभिक वर्ष में 2 वर्ष का डिप्लोमा, मतलब यहाँ पर इन्होंने डीएड का बोला है कि आपके पास डीएड होना चाहिए प्लस 50% अंक हो आपके हायर सेकेंडरी, मतलब 12वीं क्लास में होना चाहिए। अथवा करके दिया है, इसमें से कोई एक योग्यता आपके पास जरूर हो तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी हम बात करेंगे, यहाँ दिया है 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा शिक्षा स्नातक बीएड जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा। दोस्तों, ये जो परीक्षा होती है वर्ग 3 की, ये लगभग प्राथमिक बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है, तो इसमें डीएड मान्य होती है।
डीएड वाले ही इसके लिए पहली प्राथमिकता उनको दी जाती है, फिर बीएड वालों को दी जाती है। यदि यहाँ पे बीएड वाले का सिलेक्शन होता है तो इन्होंने कहा है कि 6 महीने का आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। दोस्तों अभी क्या हुआ है, जो 2020 में जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिन्होंने बीएड की है, उनका कोर्ट केस चल रहा है और अभी तक वो सही तरीके से सुलझाया नहीं गया है। हालांकि सरकार ने राहत दी है उनके लिए, तो उनको 6 महीने का कोर्स करना होगा। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इस पर केस लगाया गया था कि बीएड वालों को क्यों आपने सिलेक्शन में ले लिया है, प्राथमिकता तो डीएड वालों के लिए होना चाहिए। तो इस तरह से जो केस है अभी चल रहा है। अब इसमें देखना ये होगा कि क्या डीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो मेरा मानना तो ये है कि सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएं, तो डीएड वालों को भी वो मौका देगी भरने के लिए। लेकिन सिलेक्शन कब होगा, कैसे होगा, ये अपन को नहीं पता है, क्योंकि इस सरकार का रवैया ऐसा ही है और कछुए की चाल से ये हमेशा चलती रहती है और इनमें कोर्ट केस लगे रहते हैं और लोगों का समय बर्बाद किया जाता है। आगे हम बात कर लेंगे। यहाँ पर लिखा है कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि नियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। आपके पास 12वीं होना चाहिए और आपके पास इसमें डीएड होना चाहिए या फिर आपका जो है बीएड होना चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इनके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएलएड आपके पास होना चाहिए। जो बीएलएड का कोर्स होता है वो आपका 4 वर्ष का होता है, तो लगभग 50% उसमें आपके होना चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष या शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय विशेष शिक्षा। ये दोस्तों ये क्या होता है, एक विशेष बीएड होती है। जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए ये विशेष बीएड का प्रावधान रखा गया है। तो जो भी अभ्यर्थी उसको करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे मौका दिया गया है। 2 वर्ष का डिप्लोमा उनके साथ उनके पास होना चाहिए। स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष होना चाहिए। नीचे एक नोट दिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। दोस्तों जैसे मान लो किसी के 50% नहीं है, 45% हैं, तो ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांगजनों के लिए ये 5% की छूट दी गई। मतलब 45% वाला व्यक्ति भी इस फॉर्म को भर सकता है दोस्तों, केवल आरक्षित वर्ग के लिए। लेकिन सामान्य वर्गों के लिए ये सुविधा नहीं दी गई है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसमें जो पास होने के लिए कहा गया है, जो एग्ज़ाम्स होगा उसमें आपको लगभग 50% लेकर ही आना होगा। जैसे मान लो 150 नंबर का पेपर होता है तो 75 नंबर में आप क्वालिफाई होंगे, और यहाँ पर 60% बोला गया है जो जनरल कैटेगरी के होंगे दोस्तों, तो उनके लिए 60% लेकर आना, या जो मध्य प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट होंगे उनको सामान्य उसमें रखा जाता है, तो उनको 90 नंबर लाना आवश्यक है, तभी उनको क्वालिफाइड माना जाएगा दोस्तों। तो ये पात्रता परीक्षा है, ये बहुत ही ज़रूरी है पास करना, तभी आप भर्ती परीक्षा में भाग ले पाएंगे। तो ये सितंबर में इसका एग्ज़ाम्स होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम्स में कोई विकलांग होता है तो उसको कोई व्यक्ति को साथ में लेकर जाता है और ज़्यादा समय उसके लिए दिया जाता है। ये सारी और भी अन्य जानकारियाँ दी गई हैं। इसमें हम जान लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है और कौन कौन से इसके सेंटर कहाँ कहाँ पर बनाए जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। तो सेंटर तो लगभग आप सभी को पता है कि क्या होते हैं, जो पहले से ही बनाए गए हैं वही उनको रखा जाता है। यहाँ पे 16 शहरों के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले भोपाल, फिर इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट। दोस्तों ये 16 जो शहर हैं वो दिए गए हैं। हो सकता है कि और भी कम कर दिए जाएं, क्योंकि अब सख्ती बढ़ती जाती है एग्ज़ाम्स में, तो सेंटरों को कम भी कर दिया जा सकता है। फिर कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों। तो ये देखेंगे हम, और यहाँ पे हम अब सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में सबसे पहले आपके लिए जो आता है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, गणित,
पर्यावरण। तो भाषा 1 में आपको एक हिंदी है, संस्कृत है और इंग्लिश है, ये तीनों में से कोई एक आपको लेना पड़ता है। इसी तरीके से भाषा 2 में इन तीनों में से कोई एक, जो उर्दू वाले होते हैं तो उनको उर्दू भी दी रहती है, लेकिन बाल विकास, गणित और पर्यावरण जो है वो आपको ये सब्जेक्ट लेना ही होगा। तो इस तरह से आपके ये 5 सब्जेक्ट बन जाते हैं और 150 नंबर का ये पेपर होता है दोस्तों। और ये सिलेबस दिया गया है बाल विकास का, बाल विकास शिक्षा शास्त्र के लिए है ये। और फिर इसके बाद इसमें आता है आपका, देखिए ये 15 नंबर का ये होता है और 5 नंबर का ये अलग से पूछा जाता है। फिर 10 नंबर का ये दिया गया है, फिर आपसे अलग से पूछा जाता है इसमें। इस तरह से 30 नंबर का आपका 30-30 नंबर इसमें डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो आपके इस तरह से 150 नंबर का आपका एक पेपर बन जाता है और फिर उस हिसाब से आपको इसकी तैयारी करनी होती है। तो ये बहुत ही लंबा सिलेबस है और इसमें बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर आता है, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत सारे होते हैं। तो जितना कठिन पेपर आएगा पात्रता उतनी ही कम होगी। तो इस वजह से ये जो पेपर है वो बाहर की कोई कंपनी है, जैसे एडुकेटी करके है और अन्य कोई कंपनी हो सकती है जिसका एग्ज़ाम चलेगी। तो इसका टेंडर भरा जा चुका है दोस्तों। वर्ग 2 का भी आपको पता है कि इसका भी एग्ज़ाम्स होने वाला है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, ये समझ लीजिए कि ये प्रीवियस नोटिफिकेशन है आपके वर्ग 3 का। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है दोस्तों? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी अपडेट्स को पाने के लिए देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।